सबसे बड़ा अखाड़ा में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। 2022 के महासमर का आज दूसरा चरण समाप्त हो गया है। 2022 की बिसात का सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस चरण में न सिर्फ यूपी के 9 जिले बल्कि उत्तराखंड के सभी 13 जिलों और साथ ही गोवा के दोनों जिलों में वोटिंग हुई। यानी कि उत्तराखंड और गोवा की राजनीतिक किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। अब 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगी तो फैसला होगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सबकी नजर इस बीच यूपी पर टिकी हुई है, जहां की 55 सीटों पर वोट डाले गए हैं। जिन 55 सीटों पर वोटिंग हुई है वो एक तो अल्पसंख्यक बहुल सीटें हैं और साथ ही वो ऐसा क्षेत्र है जहां चाहे 2014 या फिर 2017 या फिर 2019 की बात की जाए, बीजेपी को हर बार वैसी सफलता नहीं मिली थी जैसे बीजेपी को बाकी उत्तर प्रदेश में मिली थी। 2019 में तो यहां 11 संसदीय सीटों में 7 सीटों पर बसपा सपा गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। इनमें से 4 सीटें सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और अमरोहा में बसपा ने जीती थी, जबकि 3 सीटें मुरादाबाद, संभल और रामपुर में सपा ने जीत दर्ज की थी। इससे एक बात तो साफ है कि इस गढ़ में मुस्लिम, जाट और दलित मतदाताओं के गठजोड़ का फॉर्मूला कामयाब हुआ था। इस बार भले ही सपा के साथ बसपा नहीं है, लेकिन आरएलडी उनके साथ में है, जिसकी जाट वोटों में अच्छी खासी पैठ है। साथ ही साथ पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखी गई, चाहे वो सहारनपुर हो या फिर अमरोहा या फिर मुरादाबाद। सभी जगह 70% के आसपास वोटिंग देखी गई। पहले चरण में जहां एक और देखा गया कि ग्रामीण इलाकों में जमकर वोटिंग हुई, तो वहीं शहरी इलाकों का वोटर रूठा हुआ नजर आया। गन्ना बेल्ट या फिर जाटलैंड कहे जाने वाले इस इलाके में शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत जैसे इलाकों में जहां जमकर मतदान हुआ, तो वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा जैसे जिलों में मतदाता रूठा हुआ नजर आया। लेकिन दूसरे चरण में 24 सीटें ऐसी हैं जिन पर अल्पसंख्यकों की संख्या 40% से ज्यादा है। यानी कि साफ है, समाजवादी पार्टी, आरएलडी गठबंधन, मुस्लिम, यादव, जाट गठजोड़ के बूते चुनावी बिसात में अपनी धाक जमाने के दावे कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के सामने चुनौती है इस क्षेत्र में अपने प्रदर्शन में सुधार करने की। लेकिन जिस तरह से सोमवार को वोटर ने अपना दम दिखाया और वोटिंग की, उससे साफ है कि पलड़ा किस ओर झुकेगा। कहना जल्दबाजी होगा। साथ ही साथ जाटलैंड की तरफ से इस क्षेत्र में भी किसान आंदोलन का असर देखने को मिला था। खैर, ये तो रही यूपी की बात। उत्तराखंड में भी वोटर घरों से खूब बाहर निकला और वोटों की बारिश की। गोवा में तो 80% के आसपास वोटिंग हुई। यानी साफ है कि वोटर ने अपना दांव चल दिया है। अब सारा मामला ईवीएम में कैद हो गया है। Co-sponsored by Aramco, ultimate shield to your wires and cables. तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले आपको कुछ सवालों से रूबरू करा देती हूं, उसके बाद फिर मेहमानों का परिचय। 2022 का रण दूसरे चरण में किसका दिखा दम? अल्पसंख्यक वोट क्या गठबंधन को देगा सपोर्ट? मुस्लिम, यादव, जाट क्या है रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का राज? पश्चिम का चरण समाप्त, किसका रहा भारी हाथ? जाटलैंड, रुहेलखंड किसने बनाया 2022 का सरपंच? पहाड़ की जंग, हरदा या धामी, किसको वोटर का संग? तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अमीन जी जुड़े हुए हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग से। रमाकांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सृष्टि कश्यप जी जुड़ी हुई है, कांग्रेस से प्रवक्ता। और साथ ही हमारे साथ में रवि पाराशर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी के इस खास डिबेट में बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत रवि पाराशर जी आप ही के साथ में करूंगी कि देखिए, वोट अब समाप्त हो चुके हैं दूसरे चरण के। आपका विश्लेषण क्या कुछ कहता है, क्योंकि वोट परसेंटेज भी अब निकलकर सामने आ चुके हैं और जो तमाम जनता के रुझान थे वो भी हमने देखे। किन किन आधार पर क्या कुछ मुद्दे रहे जिस पर जनता वोट डालने गई, वो भी हमने जनता को दिखाया। तो अब आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, आमतौर पर ये मान्यता है, हमने पिछले चरण के जब मतदान संपन्न हुआ था उस दिन भी यही कहा था कि आमतौर पर चुनावी जो पंडित हैं, जो विश्लेषण करता हैं, उनके बीच में एक सामान्य सहज सी एक मान्यता है
कि अगर वोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसा कि इस फेज़ में चूँकि उत्तराखंड की सारी सीटों के लिए वोटिंग हुई और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा परसेंटाइल में बढ़ोतरी हुई है, तो आमतौर पर ऐसी सूरत में ये माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकला है ये सोच करके कि सरकार बदल देनी है। तो एक तो ये मिथ है। अब ये 10 मार्च को तय होगा कि ये मिथ इस बार टूटता है कि फिर से कायम रहता है। दूसरा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाट, मुस्लिम और दलित वंचित वर्ग का जो वोटर है, इन दोनों जो दौर के पहला और दूसरा दौर की जो वोटिंग हुई, इसमें निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। अब यहाँ कई सवाल ये उठते हैं कि क्या मुस्लिम मतदाता का जो वोटिंग आचरण है, वो पैटर्न जो है, वोटिंग पैटर्न इस बार बदला है क्या? 2017 की अगर ज़मीनी हकीकत को देखें तो मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना से पलायन का जो कार्ड था, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत असरदार तरीके से चला था, जिसका बहुत प्रभाव हुआ था। अभी किसान आंदोलन जो दिल्ली की सीमाओं पर इसी क्षेत्र की नुमाइंदगी से चला, ये कहें तो उचित होगा। और उस वजह से इस बार किसान और मुस्लिमों के बीच में जो 2017 में जो खाई थी, वो अब उतनी चौड़ी नहीं रह गई है। एक जमीनी तथ्य तो ये है। लेकिन अगेन फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या जाट पंचायतें, खाप पंचायतें, क्या उन्होंने कोई सामान्य निर्णय लिया है? और जहां पर जाट के सामने जाट उम्मीदवार खड़ा है, वहां फिर क्या सोच खाप पंचायतों की रही वाकई में है? रवि जी, इस बार प्रत्याशियों की फेरबदल काफी ज्यादा देखी गई। अब ये मतदाता पर क्या कुछ असर डालती है, ये मुझे लगता है कि परिणाम आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। मोहम्मद अमीन जी, आपका रुख करूंगी। पहले तो आपको बधाई कि पहले चरण का मतदान हुआ, उसके बाद में दूसरे चरण का मतदान हुआ और वो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कोरोना काल हमने देखा, उसके बाद फिर जनता को ये भरोसा दिलाना कि आप घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए, किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा, तमाम इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए थे। आपकी प्रतिक्रिया? पहले तो मैं अपने जो हमारे टेलीविज़न और मीडिया के लोग हैं, इनको मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने अपनी पूरी पैनी नज़र रखी और किसी भी हरकत को ध्यान में किया और रिपोर्ट किया। और हमेशा हमारा एक ये हम सपोर्ट रहता है इलेक्शन कमीशन को, जिसके लिए हमें किसी से कोई विटनेस नहीं लेना होता। जबकि आप लोग हमें कोई भी चित्र या कोई भी वीडियो भेजते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो उस पर इलेक्शन कमीशन अपना संज्ञान लेता है जी। तो इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं उतने ही। और इलेक्शन कमीशन ने पिछली जो बातें हुई थी पिछले चुनावों में देखते हुए और ये महामारी को देखते हुए, सारे ही अपने मापदंड अपनाए और अपनाने के बाद, और सुरक्षा की बात हो, कोविड की बात हो, और वोटरों को पूरा भरोसा दिया गया कि आप आइए और आगे बढ़ चढ़कर मतदान करिए, ये आपका पर्व है और हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो। हर एक की सुरक्षा और की व्यवस्था पूरी की गई थी। इसी का नतीजा है कि हम इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं चुनाव आयोग को भी और उनके कर्मचारियों को भी, जिन्होंने इतना संपन्न कराया, पहला और दूसरा। ठीक है अमनदीप जी, मुझे एक बात जो मेरी रह गई थी, मैं चूँकि मोहम्मद अमीन साहब बोले, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बम्पर वोटिंग जिसकी मैं बात कर रहा था उत्तराखंड में अगर हुई है, तो अगर वो चुनाव आयोग के जन जागरण अभियान की वजह से हुई है, अगर वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से नहीं हुई है, तो ये भी चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब नतीजे सामने आएंगे तो इसका सटीक विश्लेषण हम लोग कर पाएंगे। ठीक है। देखिए, इलेक्शन कमीशन समय समय पर हर एक से अनुरोध करता रहा है अपने वोटरों से, क्योंकि वोटर ही हैं जो हमारे चुनाव को सफल बनाते हैं। और उसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है, उसमें हमारे जो पार्टी के लोग हैं उनका भी बड़ा रोल है, जिन्होंने कि आगे बढ़ चढ़ हिस्सा लिया और इस परसेंटेज को मेंटेन रखा। हम तो चाहते हैं इलेक्शन कमीशन की 100% चुनाव हो, लेकिन अब ये देखा जाएगा, आगे समय आएगा तो उसी तरह से वोटिंग होगी। लेकिन पिछले जो हमारे जो गए हैं दौर, उनमें थोड़ा कम मतदान हुआ है। अब मुझे नहीं समझ में आता, हो सकता है कोविड की वजह रही हो सकता है लोगों में निरस्ता रही हो सकता है लोगों में डर रहा हो, लेकिन वो डर भय सब निकाल दिया आप लोगों ने। ठीक है, रमाकांत जी, आपका रुख करूंगी कि दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी का जो सारा फोकस है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, और आज जिन सीटों पर वोटिंग हुई है वो बीजेपी के लिए काफी अच्छा नहीं रहा है। तो अब आज वोटिंग हो चुकी है, प्रतिशत का आंकड़ा भी मुझे लगता है कि आपको मिल गया होगा कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। अब आपकी उम्मीदें और क्या संभावनाएं?
अमनदीप जी, यहाँ पर मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये चीज कहना चाहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, जो कि आज जब दूसरे चरण का मतदान जब हो रहा था तो निश्चित तौर पर जो जिस तरह से परसेंटेज ऑफ वोटिंग था वो बहुत ही बढ़ चढ़ करके था। अगर वो देखा जाए कंपैरिजन, अगर गोवा का अगर देखें तो उत्तराखंड का देखें, या ये 55 सीटों पर जिस तरह से इस बार अभी वोटिंग हुई है, तो मैं मतदाताओं को सबसे पहले बहुत ही बधाई देता हूं, बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं जो उन्होंने बढ़ चढ़ करके इस मतदान में हिस्सा लिया, खास करके। लेकिन जहां तक बात है चुनौतियों की, तो अगर देखेंगे चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर एक की भौगोलिक संरचना एक अलग अलग तरीके की है, हर एक की चुनौतियां अलग अलग है, क्योंकि वहां पर जमीनी स्तर कुछ पर्वत एरिया है, कुछ वहां पर गोवा देखेंगे तो कुछ और समस्याएं हैं। तो जो भौगोलिक संरचना है उसके हिसाब से देखें तो हर एक की समस्याएं अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर होते हैं जो हर एक राज्य में हर एक जगह पर एक ही जैसी होती है। जैसे अगर आप देखेंगे नागरिकों की जो मूलभूत समस्याएं होती है वो निश्चित तौर पर हर जगह समान ही होती है। कानून व्यवस्था की जहां तक बात होती है वहां पर बिल्कुल भी समान ही होती है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर था, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर और राज्य की बात करें तो जहां पर कानून व्यवस्था की बात थी वो निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लेकिन हमने 5 साल के अंदर में जिस तरह से कानून व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश की, साथ ही वहां पर विकास के कार्य को जिस तरह से हमने आगे बढ़ाया, चाहे गोवा हो चाहे को लुभाने में इससे पहले इतनी ज्यादा कामयाब साबित नहीं हुई है। तो ये बताइए कि 2022 में अब जब परिणाम आएंगे तो उसमें कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखिए, हम तो उम्मीद, देखिए हम जब चुनाव में जब जाते हैं तो चुनौतियां बहुत सारी होती है। उसमें आप देखेंगे जो कि चाहे वो जातिगत समीकरण की बात हो, चाहे और जो मूलभूत समस्याओं की बात हो, निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी चुनौतियां होती है। लेकिन उन समस्याओं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भाजपा पूरी तरह से बिल्कुल मजबूत, क्योंकि इनका संगठन, हमारा संगठन इस तरह से मजबूत है जो कि हम बूथ लेवल से लेकर के और हम अपर लेवल तक जो हम ग्राउंड पर काम करते हैं, जहां पर ऊपरी स्तर पर भी काम करते हैं, निम्न स्तर पर भी काम करते हैं, तो इसलिए हमें बिल्कुल ऐसे लगता है जो कि जिस तरह से इस बार वोटिंग परसेंटेज हुआ है, भरोसा जताएगी, बीजेपी का साथ देगी। ठीक है शशि जी, आपका रुख करूंगी कि आज जो तस्वीरें मुझे लगता है कि आपने भी देखी होंगी, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और तमाम ऐसी महिलाएं थी जो सुरक्षा के मुद्दे पर बोलती हुई नजर आई कि पिछले 5 सालों से काफी सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और साथ ही मूलभूत सुविधाओं का भी कई महिलाओं ने जिक्र किया। अब ऐसे में कांग्रेस का फोकस महिलाओं पर था, तो क्या लगता है इसके बावजूद भी कांग्रेस को समर्थन मिलेगा महिलाओं का? बिल्कुल मिलेगा। सुरक्षा एक मुद्दा है। अगर हम सुरक्षा की हिस्ट्री देखें इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हो या बाकी जो भाजपा शासित राज्य है, वहां पे महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हुए हम सबके सामने, अभी उन्नाव पार्ट 2 हुआ है वो हम सबने देखा, वो अलग मुद्दा है। आज की जो जनता हमारी गई है वोट डालने, अपना जो मत डालने गई है, उस जनता ने वोट डाला है महंगाई और बेरोजगारी पे। ये तो सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता कि आज इस देश में, इस प्रदेश में महंगाई नहीं है या यहाँ पे बेरोजगारी नहीं है, सब राम राज्य चल रहा है। अगर कोई बोले तो वो अलग बात है, लेकिन आज हमारी जो महंगाई की दर है और जो महिलाएं वहां गई है, कांग्रेस पार्टी ने जो उनके मुद्दे उठाए हैं, और वो जरूर कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि हमने तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, महंगाई हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, या फिर महिलाओं की सुरक्षा की हो, या उनकी घर की गृहस्थी की बात करें, हम उनको सशक्त करने की बात करें, उनके रोजगार की बात करें, किसानों की बात करें। क्योंकि देखिए, हमने जो मैनिफेस्टो आपके समक्ष रखा वो हमने अपने कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों में वो काम किया है, तभी हम आपके पास रख पाए हैं। हमने किसानों की एमएसपी की बात की, हम छत्तीसगढ़ में देते हैं, वहां पे 94% किसानों को एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होती है। हमने रिजर्वेशन की बात की, 40% टिकट महिलाओं को दिया उत्तर प्रदेश में, और गवर्नमेंट जॉब्स में पंजाब और राजस्थान में 33% वर्टिकल रिजर्वेशन हम देते हैं। तो ये सारे हमने जो मुद्दे रखे जनता के बीच में, उस पे हमने कार्य किया है, उसका हमारा एक हिस्ट्री रहा है, और बहुत उस पे रिसर्च करके आपके समक्ष रखा, तभी 3 मैनिफेस्टो जारी करने पड़े। क्योंकि हमने चुनावी जुमले नहीं फेंके थे जनता के बीच में कि हम 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। बहुत रिसर्च करके इन डेप्थ आपको बताया है कि आज उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 20 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उस पर हम आपको कैसे रोजगार देंगे, महिलाओं को कैसे सशक्त बनाएंगे, उनकी आवाज को कैसे बुलंद करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उस पर जनता हमारे साथ जरूर आएगी,
और जो जाटलैंड में आज वोट्स पड़े हैं वो आज की मौजूदा सरकार के खिलाफ पड़े हैं, ये तो हम सबको पता है कि इस सरकार ने, बीजेपी ने किसानों के ऊपर कितना अत्याचार किया, चाहे वो यूरिया से लेके खाद की हम बात करें या उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया उनके मंत्री पुत्र के द्वारा उनकी हत्या की गई जो बेल पे बाहर है अब, तो ये सारी चीजें कंटिन्यूअस चलते आ रही है। तो किसान इनसे नाराज है, महिलाएं नाराज है, युवा बेरोजगार बैठे हैं वो इनसे नाराज है। तो आज इस प्रदेश का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो खुश है इस मौजूदा सरकार से, क्योंकि डेटा एंड फैक्ट्स भी अमनदीप जी हमें यही बताता है कि आज बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई अपने चरम पे है। आज उत्तर प्रदेश में जब मतदान हो रहे हैं 403 सीट्स इन टोटल है, वहां पे अगर 3,65,000 वोट्स पर सीट पड़ रहा है, उस 3,65,000 में से 1,25,000 युवा जो वोट डालने जा रहे हैं वो आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगार बैठे हैं। तो जनता का मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। इस आगे जितनी टैक्टिक्स की गई, जितना भी इन्होंने प्लान किया भड़काने का, ध्रुवीकरण करने का, ये नहीं कामयाब हुआ। और वो बौखलाहट ही इनकी थी जो इनका स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता गया, इनकी भाषा शैली नीचे गिरती गई। बेरोजगारी की आप बात कर रही हैं, बेरोजगारी की बात आप कर रही हैं, अभी जो ताजा आंकड़ा आया है, रिपोर्ट सामने आई है, उसमें तो राजस्थान नंबर 2 पे बना हुआ है, पहले पे हरियाणा है। तो 4 साल से वहां पे भी तो आपकी पार्टी की सरकार है ना। आप यूपी पे सवाल खड़े कर रही हैं, ठीक है, मैं आपका समर्थन करती हूँ, विरोध प्रदर्शन हमने भी देखा खूब, लेकिन जहां पर आपकी सरकार पिछले 4 सालों से है वो भी तो उसी कतार में खड़ा है ना राज्य। बिल्कुल सही बात है अमनदीप जी, बहुत अच्छी बात की आपने राजस्थान की बात की। अगर राजस्थान में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, दूसरे नंबर पे वो है, तो वहां पे हम रोजगार नए क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। और अगर राजस्थान में बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम छत्तीसगढ़ के किसानों की भी बात करते हैं जो हम दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। तो इट्स ऑल और छत्तीसगढ़ के आपने किसानों की बात कही, आपको याद होगा कि 2500 रुपए क्विंटल का दावा किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, भूपेश सरकार की तरफ से, उसको लेकर कितनी राजनीति हुई है। उसके बाद में कई सारे ऐसे किसानों से हमारी बात भी हुई है जिनका कहना था कि अभी तक उनको लाभ नहीं मिल पाया है, उसको लेकर भी तो देखिए सवाल अमनदीप खड़े जी, हुए हैं। अगर आप अभी डेटा फैक्ट अभी अपने स्क्रीन पे गूगल करके देखेंगे देन यू विल सी कि 94% किसानों को वहां पे एमएसपी पे उनका प्रोडक्ट दिया जाता है। सबसे हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट पिछले वर्ष में हुआ है छत्तीसगढ़ में, हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट पूरे देश में, क्योंकि हम एमएसपी पे दे रहे हैं। हम सस्ती बिजली पंजाब में दे रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश की बिजली सबसे महंगी दी जा रही है जनता को। सबसे ज्यादा जो बेरोजगार बैठे हैं उन्हें बिजली महंगी दी जा रही है, उन्हें गैस सिलेंडर महंगा दिया जा रहा है, उन्हें सरसों का तेल महंगा दिया जा रहा है, पेट्रोल महंगा है। तो आम इंसान को राहत मिले तो मिले कहाँ से और किस चीज में मिले? ठीक है, अमनदीप, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है सृष्टि जी से। ये मुद्दों की बात अगर हम थोड़ी देर को भूल जाएं तो पिछली बार 2017 में गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी कांग्रेस, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। तो ये जो एक क्या इस बार नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज देखिए हम पिछली बार उभरे, हमने 2017 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा कोalition में, लेकिन वो चीजें इट डिड नॉट बिकम फ्रूटफुल। जब वो हमें उम्मीद जो थी वो रिजल्ट नहीं आया। लेकिन आज हमने गोवा हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हमने हर जगह अपने चुनावी मुद्दों पे जनता को सर्वोपरि रखा है, उनके मुद्दों पे लड़ाई लड़ी है। तो मुझे पूरी आशा है, क्योंकि देखिए जनता सर्वोपरि है, जनहित सर्वोपरि है, उनके ऊपर उनके हाथ में पावर है कि वो किस पार्टी को वोट देती है। उस पार्टी को देंगी जो उनके हक के लिए लड़ रहा है, जो उनके हर वक्त उनके साथ खड़ा रहा। कोविड काल में अपने कंधों पे गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर रख के उन्होंने पहुंचाया उनके घर। सृष्टि जी, आप मणिपुर में भी ऐसा नहीं कर पाई थी। मणिपुर में भी सबसे बड़ा दल कांग्रेस था, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। और उसके बाद कई सारे तो ऐसे राज्य थे यहाँ पर सरकार तो बनाई, लेकिन कुछ महीनों बाद ही वहां पर सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश, हाँ, कर्नाटक, कई सारे ऐसे मध्य प्रदेश तो देखिए कोविड काल में सरकार बनी थी, जब देश का देश के जो व्यक्ति थे, हमारे जो आम जनता थी, उसे कोविड काल में घरों में बंद कर दिया गया था। तो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की प्लानिंग की गई, वहां पे एक सरकार गिराई गई और नई सरकार बनाई गई कोविड काल में। तो जनता की चिंता किसे है किसे नहीं है ये तो हम सब ने देखा है। और जो भी चीजें पास्ट में हुई है दैट्स ऑल मिसफॉर्चुनेट है। मध्य प्रदेश का जिक्र कर रही है कि मध्य प्रदेश में कोविड काल में सरकार गिरी है। जी, कोविड काल में गिरी है मध्य प्रदेश में। वो हमने फोटो सबने देखी है, शिवराज सिंह चौहान हाथ उठा के खड़े कर रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं। कोविड काल में वहां पे क्यों पहला, हम अभी तो थर्ड फेज में है ना कोविड के, पहला फेज 2020 में आया। लेकिन जी आपके अपने ही तो साथ छोड़ गए थे ना, आपके अपने ही तो साथ छोड़ गए थे। ठीक है, मैं आऊंगी, रुक करूंगी आपका। लेकिन पुष्पेंद्र यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए, पहले तो बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। और पुष्पेंद्र जी, इस बार बसपा का नहीं आरएलडी का साथ है, तमाम अन्य पार्टियां भी आपके साथ है। दूसरे चरण का इलेक्शन हो चुका है, कितनी उम्मीदें हैं?
देखिए मैम, उम्मीद हमने पहले भी आपको टीवी पे कहा, उम्मीद जो लहर यहाँ से फर्स्ट फेज सेकंड फेज जो पश्चिम का जो चुनाव जो चला है उससे जो लहर उठेगी वो पूरे प्रदेश में सुनामी की तरह जाएगी। और बम्पर जो आज जो वोटिंग जो हुई है, पहले चरण के मतदान को आप देखेंगे तो आज वोटिंग ज़्यादा हुई है। यहाँ वाले जो चुनाव हुए तो उसमें वोटिंग कम थी। तो जो उधर जितना आप आगे बढ़ेंगे ना वोटिंग बढ़ेगी, क्योंकि जितना आप आगे जाते जाओगे उतना सरकार का विरोध ज़्यादा है। और ये जो वोटिंग हुई है ये उन सब किसानों की, जो किसान यहाँ बैठे थे, जो बेरोजगारी, जो अत्याचार, जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचार का इन्होंने कहा कि हमने डैमेज पूरा कर लिया। और ये जाट लैंड में भी कई बार उन्होंने गए, अमित शाह जी भी गए। लेकिन ये अब साबित करता है, क्योंकि जो आज वोट पड़ा है ना वो सारा वोट इनके विपरीत पड़ा है। उनका जो गुस्सा है वो सब आज निकला है। लेकिन ये तो आज कंफर्म हो गया कि जो इन्होंने अपना प्रयास करा कि हमने वहाँ का जो डैमेज है वो कंट्रोल कर लिया। तो रिजल्ट भी नहीं आया, आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। मैडम डिक्लेयर कर दिया, वोटिंग मशीन बिल्कुल सही है। नहीं सर, मैं मशीन सही है। आप सुनिए, मैं सुनिए मैं समय समय पर जब नहीं, मैं बताइए ना, मैं रुकेंगे सर, मैं बोल दूंगा तो ठीक रहेगा। फिर आप आराम से बोलना, फिर मैं बोलूंगा। सुनिए मैम, ईवीएम में सवाल जो उठेंगे, जहां जहां गड़बड़ी उठेंगे, क्यों पहले चरण में नहीं हुआ क्या? कई जगह ईवीएम बंद हुई, हम अपने बता रहे हैं। हापुड़ की ले लो आप, हापुड़ में ईवीएम बंद हो गई। हापुड़ में जब ऐसे पोलिंग में है, मैं उनको नंबर भी आपको दे दूंगा थोड़ी देर में अगर आप मांगेंगे तो, जहां पर 3-3 घंटे तक वो बंद रही है वोटिंग। क्यों बंद रही है वो आप एक बताइए। दूसरी बात ये, अभी भैया ने कहा कि हमने पहले से नहीं बोला, हमने इसलिए बोला क्योंकि हम जनता तक पहुंचे हैं। हमने वहाँ सर्वे किया, हम लोग गए हैं, जनता की जो पीड़ा थी हमने वो सुनी है। हमने वहाँ गए, हम लगातार अब नहीं 6 महीने से हम ग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं। जो ग्राउंड की आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई आरएलडी का गठबंधन था, वो गठबंधन जो हुआ हमारा, वो गठबंधन तभी तो हमारा सक्सेस हुआ क्योंकि आप लोगों का विरोध, बीजेपी वालों का इतना विरोध वहां पर था उस बेल्ट में। आप जाएंगे तो वहां जो बीजेपी। पुष्पेंद्र जी, ईवीएम को लेकर तो आप हैक करने को लेकर भी कई सारे सवाल। देखिए मैम, अब एक बात बताइए, जो समय समय पर सवाल उठ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम अकेला दल है जो उन पर सवाल उठा रहे हैं। जहां जहां जैसी गड़बड़ी आ रही है लोग कहेंगे जो गड़बड़ियां आ रही है तभी तो कहा जा रहा है। आपको शायद याद नहीं होगा, एक बार चुनाव आयोग ने सभी दलों को इनवाइट किया था और कहा था कि आप आइए और ईवीएम मशीन को हैक करके बताइए। आपका उसमें बल्कि दिल्ली से आम पार्टी के लोगों ने जाके साबित भी किया था। नहीं आए, वो उन्होंने नेक्स्ट उसके नेक्स्ट में उन्होंने वीडियो बनाकर डाली भी थी। और बाकी देखिए सुनिए मैडम, एक बात बताइए, क्या पब्लिक झूठ बोलेगी? पब्लिक तो किसी की पार्टी की नहीं है। पब्लिक के वीडियो वहाँ से आ रहे हैं कि हमको जो वोट डालना था और वोट नहीं डाल पाया, 2 घंटे तक वहाँ तक वोट ईवीएम बंद रही, तो क्या वो पब्लिक थोड़ी हमने खरीद दी? ईवीएम बंद होना वो पब्लिक मैडम, वो पब्लिक भी हमारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जब वोट डाले जाते हैं तो वो बीजेपी के खाते में चला जाता है। पहली बात तो कि मैं अभी जब आप सवाल खड़े पहले तो जो डिबेट हो रही थी वो अब ईवीएम पे थी नहीं। अभी तो कल मामला चल रहा था हमारा चुनाव का कैसे कितना पड़ा। अभी सर ने सवाल उठाया कि अभी आपने पहले से ही वो कर दिया कि आप लोग आगे निकल रहे हैं, आप लोग जीत रहे हैं। मैडम मैं उसमें गलत बात क्या रख रहा हूँ? हम एक बात बताइए, हमको अधिकार है, हमने जो हमको जानकारी अपनी है। मैंने ये नहीं कहा कि आपका टीवी कुछ दिखाइए कोई और कुछ बोले। हम अपनी तरफ से श्योर हैं, हम फिर बोल रहे हैं, बार बार बोलेंगे हम कि सरकार हमारी बन रही है, क्योंकि बन रही है तो हम बोलेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? गठबंधन आपका हुआ, आपकी सरकार बन रही है तो ईवीएम कहां से गलत है, ये मुझे जवाब दे दीजिए। सर ईवीएम सुनिए, हमने हर जगह तो ईवीएम गलती बनी, हमने ठीक थी, हमने हर जगह तो ईवीएम गलती, कर्मचारी थे हमारे। नहीं बात इलेक्शन कमीशन था सर, मेरी ईवीएम थी, नहीं इलेक्शन कमीशन थी सर। हम एक बात बताइए, हमारा अधिकार नहीं है क्या? अगर जहां जहां गलत हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे पुष्पेंद्र जी, ना आपके कहने से रुकेंगे ना किसी और कहने से रुकेंगे। लेकिन अगर आप किसी बात को लेकर किसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो प्लीज उसको फिर प्रूफ भी कीजिए। ऐसे पहली बात आपके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं है। अभी आपने कहा, अब सुनिए एक मिनट, अभी आपने कहा कि 3 घंटे ईवीएम बंद रही हापुड़ में, ठीक है ना? आपको अगर चुनाव के आप एजेंट हैं या चुनाव के कार्यकर्ता हैं या चुनाव के नेता हैं, आपको अच्छी तरह जानकारी होगी कि हमारे हर प्रिसाइडिंग अफसर के पास एक डायरी होती है और उस डायरी में सुनिए सर बात को, सुनिए, जब प्रशासन चुनाव लड़े ना, जब प्रशासन चुनाव लड़े, मैं अपना बता रहा हूँ, सुनिए सर, सरफाबाद सुन लीजिए, मैं सर अपनी बता रहा हूँ, अपनी अब भी थी। सरफाबाद मेरा गांव पड़ता है, बूथ नंबर 551 था। वहां से हम लोगों ने विरोध किया और पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया वहां से। सुनिए, उसका नाम हमने लिखा हुआ है, रिपोर्ट दी सर, हमने कंप्लेंट लिखित में दी है। झूठ नहीं बोल रहे हैं,
झूठ बोलने के लिए कोई मेरा पर्सनल नहीं है, मैंने अपना क्वेश्चन उठाया उसका जवाब दे रहा हूँ सर। मैं अब आपने पूछा कि आप कह रहे हैं, मैं अपने आप कह रहा हूँ। मैं जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ठीक है मैम, आपका रुख करूंगी 1 मिनट। आपने कहा कि 3 घंटे ईवीएम बंद रही। आपको ये पता होना चाहिए कि हर बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी, बात पूरी हो जाने दीजिए। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक प्रिसाइडिंग अफसर होता है और पूरा सर उनको बोला गया जब बंद हुई, लेकिन उन्होंने जो टाइम लगाया, जैसे ही चुनाव की ईवीएम मशीन रुकती है और नंबर्ड होती है, इमीडिएटली सेक्टर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया जाता है। हमें वहां सुधारना नहीं है, इमीडिएटली रिप्लेसमेंट होता है ईवीएम। वो रिप्लेसमेंट में टाइम लगा, मैं उसी का पूछ रहा हूँ आपसे। बात तो सुनिए पहले, इसका जो टाइम होता है वो इतना लंबा नहीं होता। ठीक है, उसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। नहीं, ईवीएम जब जिस वक्त बंद हो जाती है उसी वक्त वो टाइम नोट कर लेते हैं प्रिसाइडिंग अफसर, और पूरा उनको पावर है कि वो इलेक्शन को उतना ही देर आगे बढ़ा देते हैं। नहीं बढ़ाया गया ना, यही तो विरोध था। आपको पता नहीं है। नहीं सर, यही तो विरोध है। हमने कहा नहीं बढ़ाया गया, वहाँ पर कोई लिखित में कंप्लेंट है, लिखित में दी है हमने कंप्लेंट। सर संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा। छोटा सा सवाल है, क्या बाकी के डेवलप नेशंस में, कंट्रीज में ईवीएम बैन नहीं है? क्या वहां पे ईवीएम को बैन नहीं किया गया है? तो व्हाई कांट इंडिया डू दैट एज वेल? भारत क्यों नहीं कर सकता वो चीज? तो हम ये हर चुनाव पे ये चीज आगे पीछे होती रहेगी, विल कीप ऑन डिस्कसिंग इट कि ईवीएम में गड़बड़ी आई, गड़बड़ी नहीं आई, उसको कैसे प्रूव करना है, नहीं करना। द सिंपल सोल्यूशन है जस्ट गो बैक टू बैलेट पेपर। जब एक डेवलप कंट्री कर सकती है तो भारत क्यों नहीं? वो एक अलग मुद्दा हो गया। उसके बाद अमनदीप जी, आज हमारे जनता के बीच का मुद्दा क्या है? एक्चुअल मुद्दा क्या है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने आपको एक फैक्ट दिया कि अगर 403 सीट्स है, उसमें 3,65,000 वोट पड़ रहे हैं, तो उसमें 1,25,000 युवा जो वोट डाल रहे हैं वो आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है। डेटा इनफैक्ट से बात करें, CMEI का डेटा है 2017 से लेकर 2021 के बीच में 16 लाख नौकरियां गई हैं। जो एग्जिस्टिंग नौकरियां थी लोगों के पास, वो उनसे छीनी गई है। प्रतिदिन 880 युवाओं ने अपना रोजगार गंवाया है इस सरकार में। तो आज वो युवा, आज हमारे जो किसान, जिनकी दुगनी आय करने की बात करके ये सरकार आई थी, जिसने आज उसकी औसतन आय 47 रुपीज पर डे कर दी है, वो किसान, हमारे युवा, हमारी महिलाएं आज किसको वोट देंगे? वो किसी भी राज्य में हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर गोवा हो या फिर उत्तराखंड की अगर हम बात करें, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, वो सब जगह है। और सबसे ज्यादा एक अलग बात तो ये है अमनदीप जी, दैट्स अ थिंग टू डिस्कस, कि जब हम डेटा और फैक्ट्स पे बात करते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है गरीबी तो हर जगह है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। एक छोटा सा फैक्ट है, जब से ये सरकार आई है तब से इस देश के सबसे गरीब 20% जो परिवार है, 15 करोड़ लोग, उनकी आय में 53% की कमी हुई है। और उसी वक्त इस देश के 20% सबसे अमीर लोग जो हैं, उनकी आय में 39% की वृद्धि हुई है। तो आप एक गरीब इंसान को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप गरीब होते गए, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में एक जो अमीर इंसान था वो अमीर होता गया? ये कैसे जस्टिफाई कर सकता है कोई भी? ठीक है सृष्टि जी, कई सारे आरोप यहाँ पर आपने सत्ता पक्ष पर लगाए, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप आपने लगाए। रमाकांत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, उनसे जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। रमाकांत जी। अमनदीप जी, एक चीज मैं तो यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा। अभी सृष्टि जी कह रही थी, देखिए सृष्टि जी हो चाहे यहाँ पर सपा के हमारे मित्र हैं, उन्होंने, इन लोगों का जो भाषा होता है, इन लोगों का जो शब्द होता है, वो मेटल कोटेड होता है। बिल्कुल ऐसे डिफेंसिव ये बात करते हैं। जब उनकी बात ये जब समझ में आती है, आज अगर ये हारते हैं तो निश्चित तौर पर ये कह रहे हैं जो ईवीएम के ऊपर में गड़बड़ी है, मुद्दे को भटकाने की आप कोशिश मत कीजिए। जो सवाल उन्होंने खड़े किए आप उनका जवाब दीजिए, ईवीएम पर वापस मत नहीं, मैं बिल्कुल भटका नहीं रहा हूं। मैं भटका नहीं रहा हूं, चूंकि मैं इतनी देर से सुन रहा था तो मुझे जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। तो जहां पर बात है ईवीएम की, तो निश्चित तौर पर यहां पर हमारे जो चुनाव आयोग के जो पूर्व निदेशक, संयुक्त निदेशक बैठे हुए हैं अमन जी, तो निश्चित तौर पर वो सारा चीज जो है सो पक्ष रखेंगे और सारा विश्लेषण को रखेंगे। जहां तक बात है प्रदेश की, चाहे वो गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मैं कह रहा हूं जो कि अगर पिछले 2017 के चुनाव में अगर देखें तो कांग्रेस ने कितना 7.25% का इनका वोट परसेंटेज था, और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो अभी जो गठबंधन है, उस गठबंधन के अंदर में 2.25% का है। मैं कहता हूं जब ये काम बोलता है, और जब अगर सारे सटीक जवाब दीजिए ना, सटीक सब अगर बेरोजगार ही हो गए, सब अगर बेरोजगार हो गए, तो मैं कह रहा हूं आप नकार नहीं सकते। महंगाई दर भी बढ़ी है, उसको भी आप नकार नहीं सकते। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हमने देखा है।
आप उस पर जवाब दीजिए ना, आप क्यों मुद्दे को भटका रहे हैं? मैं वो नहीं, मैं मुद्दे से नहीं भटका रहा हूं, बल्कि विषय पे ही रह रहा हूं मैं। अब देखिए इन लोगों का क्या कहता था, जो काम बोलता है तो काम बोलता है, तो 2017 में जनता ने नकार कैसे दिया इनको। फिर उसके बाद अगर कानून व्यवस्था की बात आपने भी वेट किया है, क्यों नकारा गया है, अलग बात है। आप एक बात बताइए, आपको मौका जब दिया आप ना, जुमलेबाजी कर करके एक ही बार जुमले में चलती है, बार बार जुमलेबाजी आपकी नहीं चलेगी। ये मत कहिए हमारा काम बोलता है, उसी काम का फीता काट रहे हैं अब तक आप आधे से ज्यादा फीता आप लोगों ने हमारे काटे अब तक। जी मैं बोल लूं, मैं ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं अमनदीप जी बोल लूं। ठीक है, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं जो कि कोविड के समय में जिस तरह से चुनौतियां थी, निश्चित तौर पर वहां पर मतलब जो युवा हैं वो बेरोजगार हुए हैं, इसमें कोई तो मत नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए, अगर यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं बैठी हुई सृष्टि जी, जब मैं राजस्थान की बात करूंगा तो ये यहाँ पर जाकर के एक अलग से जो है सो एक भाषा, एक शब्द का एक कोट करके आगे निकल जाती है। तो निश्चित तौर पर देखिए कोविड के समय में जो चुनौतियां थी उसमें बेरोजगारी आई है, इसमें कोई तो मत नहीं है। लेकिन हमने उसके पहले उसके समानांतर हमने रोजगार का भी सृजन किया है। हमने रोजगार का भी सृजन किया है। हमने रोजगार का भी सृजन किया है। तो इस चीज को नकार कोई नहीं सकता। आपने इसको हमने रोजगार का सृजन करने के लिए हमने क्या प्रयास किए हैं। महंगाई दर बढ़ी है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने आज स्वीकार तो किया। ठीक है, मोहम्मद अमीन जी आपका रुख करूंगी। इलेक्शन कमीशन को लेकर देखिए सवाल पहले से ही उठते आ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने पहले जिक्र किया कि अगर ईवीएम बंद हो जाती है, आपने उसका भी वैकल्पिक व्यवस्था बताई। अगर कई बार देखा गया कि अगर नहीं होता है या फिर वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता है, तो वहां पर फिर जनता के पास में क्या विकल्प रह जाता है? एक तो मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दीजिएगा, और साथ ही चुनाव आयोग की थोड़ी सी कार्यप्रणाली के बारे में आप जरूर समझाइएगा, क्योंकि आज हमने देखा कि एक ऑफिसर की डेथ भी हो गई है ड्यूटी के दौरान। देखिए ऐसा है कि जब चुनाव आयोग में ड्यूटी लगाई जाती है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास स्टैंड बाई भी ऑफिसर्स होते हैं जो रिजर्व में होते हैं, उसकी जगह ड्यूटी करते हैं। जैसे डेथ भी हो गई तब भी उसकी जगह हमारा प्रिसाइडिंग अफसर लगा होगा और वहाँ पे चुनाव हुआ है, तो अगर उसको देखा जाएगा, इसमें जांच होगी कि किस कारणों से उसकी डेथ हुई है, और उसकी 58 एज बता रहे थे सहारनपुर वाले की, तो ऐसा है कि उसमें देखा जाएगा कि उसने रिक्वेस्ट की थी नहीं की थी कि मेरी ड्यूटी लगाई जाए ना लगाई जाए, मेडिकल ग्राउंड दिया था नहीं दिया था, और ये तो बात की बात है। और उसकी पूरा सुरक्षा की जाती है, उनकी फैमिली को पूरा देख रेख करेगा इलेक्शन कमीशन। इस मामले में जो भी बेनिफिट्स होते हैं या जो भी होगा उसको दिया जाएगा और उसकी जांच भी होगी, और अगर इस संबंध में कोई अधिकारी पाया जाएगा विलिप्त, तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। अब रही बात सवाल आपने अभी ईवीएम की बात कर रही थी आप, तो ईवीएम जो भी कभी खराब हो जाती है तो हमारे प्रिसाइडिंग अफसर के पास टाइम होता है और डायरी में अपने नोट कर लेता है, उसको एक्सटेंड कर देता है, मजिस्ट्रेट उसको सर्टिफाई करता है, सेक्टर मजिस्ट्रेट। अब फिर भी अगर कोई ऐसी बात है, ऐसे तो है नहीं, लेकिन 1% भी अगर कहीं बात आती है तो सीधे खुले नंबर्स हैं, वहाँ पर ऑब्जर्वर होते हैं और हर चीज़ डिजिटल है। हमारे स्टेट के सीईओ होते हैं, उनके 24 आवर ऑफिस खुले हैं। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस 24 आवर का काम करता है, उस वक्त इमीडिएटली वो कर सकते हैं, इलेक्शन का ओवर होने के बाद भी कर सकते हैं। उसकी व्यवस्था है कि वहाँ पर रीपोल हो सकता है। ऐसा नहीं है कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कहीं प्रॉब्लम होती है ईवीएम में, कोई ऐसी बात होती है, वहाँ पर रीपोलिंग की जाती है। ये जिला निर्वाचन अधिकारी बाद में तय करते हैं, ये रिपोर्ट्स के ऊपर होता है जाँच के बाद। ठीक है, तो कई सारी वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से की जाती है और नेताओं को बेफिक्र होकर अपना चुनाव आयोग में भाग लेना चाहिए चुनाव में। ठीक है, शस्त्री जी आप कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। अमनदीप जी ये भाषा देख रहे थे, पिन पॉइंट देख रहे थे। जब मैंने इनसे तथ्यों पे सवाल किया कि यार बेरोजगारी दर क्यों आपके कार्यकाल में बढ़ रही है, महंगाई दर क्यों बढ़ रही है, अमीर देश का क्यों है, कैसे अमीर हो गया और गरीब कैसे गरीब चला गया, पिछले 1 वर्ष में 4 करोड़ 60 लाख परिवार कैसे बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, तो ये सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए तथ्यों पे। वो बोलेंगे इनकी भाषा ये पकड़ लेते हैं। स्वीकार तो किया ना कि कोरोना के चलते महंगाई दर बढ़ी है, बेरोजगारी दर बढ़ी है, स्वीकार तो किया। कह रही हूँ कोरोना के पहले इनका जीडीपी अगर हम कंपैरिजन करें यूपीए के वक्त 7.46% हमारी जीडीपी थी 2004 से 14 तक। 2014 से 2020 तक इनकी जीडीपी दर 4% थी। कोविड काल में -8% हुई, तो 7 से ऑलरेडी हम 4 पे आ गए थे, 4 से हम -8 में चले गए। वो कोविड काल पे आपने ठीकरा फोड़ा, ठीक बात है, लेकिन अगर हम कोविड की ही बात करें तो गरीब कैसे गरीब होता चला गया और उसी वक्त देश का अमीर कैसे अमीर होता चला गया। आपने कैसी पॉलिसीज बनाई
अमीर इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। और अभी आप पॉलिसीज की बात करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने एसेंशियल कमोडिटीज में से तेल, सरसों और ये सारी आटा, गेहूं, चावल ये सब क्यों निकाला अपने एसेंशियल कमोडिटीज में से, जो आज एक आम इंसान को उसकी मार झेलनी पड़ रही है। 1100 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, 200 रुपए सरसों का तेल लेना पड़ रहा है। तो यू आर आंसरेबल टू द पब्लिक। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ सृष्टि जी, जवाब ले लेती हूँ। जायज मुद्दे उठाए आपने, रमाकांत जी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात है। सृष्टि जी ने बहुत ही बारीकी से विश्लेषण के तरीके से बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न करा है। महंगाई बढ़ी है, कहां बढ़ी है? तो कांग्रेस की पॉलिसी से बढ़ी है, क्योंकि इनकी जो इंडिमनिटी बॉन्ड था, इनका जो तेल कंपनियों के साथ जो बॉन्ड था, वो हमें रीपेमेंट करना पड़ रहा है, इसीलिए महंगाई बढ़ी है। 2G घोटाला जब हुआ तो महंगाई तब बढ़ी है। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ तब महंगाई तब बढ़ी है। जब बैंक में NPA बढ़ा तब जाकर के महंगाई बढ़ी है। इस चीज को कहां आप एक्सेप्ट तो करिए। आप नकार कैसे सकते हैं इस चीज को? आप नकार कैसे सकते हैं? आप नकार नहीं सकते इस चीज को। आप नकार नहीं सकते इस चीज को। मतलब आप नकार नहीं सकते इस चीज को। आप एक्सेप्ट करिए। आप एक्सेप्ट करिए। आप एक्सेप्ट करिए। आपकी पॉलिसी की वजह से महंगाई बढ़ी है। आपके पॉलिसी की वजह से महंगाई बढ़ी है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये मूलभूत सुविधाएं ऐसी हैं जिसको लेकर मैं पिछले 7 सालों आपकी पॉलिसी की वजह से महंगाई बढ़ी है। इस चीज को एक्सेप्ट करिए। आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए। विपक्ष कहता है सत्ता पक्ष आपकी पॉलिसी की वजह से, आपके पॉलिसी की वजह से महंगाई बढ़ी है। तो राजनीति तो लगातार जारी है, लेकिन जनता को राहत नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में इलेक्शन पर आप इसका कितना असर देखते हैं? ठीक है सृष्टि जी, आगे मौका दूंगी आपको। रवि पराशर जी जल्दी से अपनी बात। देखिए, इलेक्शन पर इसका बिल्कुल असर पड़ना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से देश आज़ादी जब हमें मिली थी उसका अमृत वर्ष समारोह मना रहा, और अभी भी चुनाव आखिरकार जाति, मजहब और सामाजिक बंटवारे के नाम पर आखिरकार ध्रुवीकृत हो जाते हैं। ये एक ज़मीनी हकीकत है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। कम से कम 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। 2-3 चीज़ें आई यहाँ पे कि EVM अमीर देशों में इस्तेमाल नहीं होती, तो क्या वहाँ भारतीय लोकतंत्र जैसा लोकतंत्र है क्या? हम जिन देशों में इस्तेमाल नहीं होती, अमेरिका का उदाहरण ले लें, तो अपने यहाँ भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सिस्टम ले आए क्या? तो ये एक तर्क देना, ये मुझे लगता है कि सही तर्क नहीं है। दूसरी एक चीज़ है, कांग्रेस की प्रवक्ता इस बात से सहमत होंगी मेरी, कि चुनाव एक अलग चीज़ होती है। चुनाव में हार जीत एक अलग चीज़ है। ज़मीन पर जो आप बार बार कह रहे हैं, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, बीजेपी कह रही है कि कोरोना में बहुत सारा उसको लॉकआउट करना पड़ा, वैक्सीन पर काम करना पड़ा, मुफ्त वैक्सीन लगानी पड़ी। तो ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं 2019 के इलेक्शन की बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, उसके नेतृत्व में NDA की सरकार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने तय किया कि जो गरीब छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको हम हर साल 6,000 रुपए देंगे, और वो डिजिटली उनके खातों में ट्रांसफर हुआ। जब 2019 का इलेक्शन आया तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सबको न्याय करके एक योजना की घोषणा की, और उसमें 6,000 रुपए के बजाय 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया, और उसका बहुत प्रचार प्रसार किया। देश की यही जनता जो जुमलेबाजी में फंस गई, कोट अनकोट जुमलेबाजी, वो 6,000 बनाम 72,000 में नहीं फंसी। तो अब अगर 2019 में, जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि जुमलेबाजी बार बार नहीं चलती, लेकिन 2014 के बाद फिर से 2019 में चल गई, और ढंग से चल गई, और ज्यादा ढंग से चल गई। तो तथ्य जो हैं, आप चुनाव, देश में लोकतांत्रिक पद्धति को लागू करने की जो प्रक्रिया है, और लोकतंत्र में लोक की जो समझ है, उसको आप उसका माहौल नहीं उड़ा सकते। जैसा कि हम आमतौर पर प्रत्यक्ष रूप से इस तरह की आरोप प्रत्यारोप लगाकर उड़ा देते हैं। लोकतंत्र में लोक बादशाह है, वो 1 रुपए को चुन रहा है तो वही सही है, और वो 1 लाख को नकार रहा है तो वो सही है।
लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी यहाँ पर जागरूक होने की बेहद ज्यादा जरूरत है। कई बार कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जिसमें कहीं ना कहीं जनता भी भ्रमित होती है, उसके बाद में फिर जो वोट है वो भी कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका रुख करूंगे। बीजेपी कांग्रेस को आपने सुना, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया। देखिए, महंगाई और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मुझे लगता है उसको लेकर बात होनी चाहिए। आपकी पार्टी की तरफ से भी तमाम ऐसे मुद्दे उठाए गए, चाहे बेरोजगारी की बात कर ले हम, चाहे फिर बढ़ती महंगाई को लेकर। जिन्ना पाकिस्तान कहाँ से आए? ठीक है, उस पर भी जवाब लूंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी किस पार्टी पर ठीकरा फोड़ेगी? बात हो रही थी कांग्रेस और बीजेपी की। देखिए, पहले तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर पिछले वालों ने कोई गलती या कोई ऐसा कोई काम किया है जो पब्लिक के विरोध में है, तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी काम को आगे करें। दूसरी बात ये है, अब एक बात बताइए मैम, जो हमारे यहाँ वोट पड़ रहा है, हमारे यहाँ जो वोट इस बार जो पड़ा है, अभी सर कह रहे थे कि भाई 19 में भी चली और 22 में भी, ये आपकी बात ठीक है कि जो जुमलेबाजी चली, लेकिन मैम दो चीज़ आप देखिए, जो हमारी चीज़ें जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में करी थी, हम अगर इनका मैनिफेस्टो आज उठा के आप अपने टेबल पर रखेंगी और जब उसमें मैच करेंगी तो आप उसमें से 80% अभी देखेंगे कि उसमें कुछ पूरा नहीं हुआ है, और वहीं पर आप हमारा 2012 वाला मैनिफेस्टो उठाना और 5 साल में वो कितना पूरा हुआ वो आप अपने विवेक से आप देखना उसमें। दूसरी बात ये, अब हमने अपना मैनिफेस्टो दिया, उसमें भी आप देख लीजिए मैनिफेस्टो जो हमने दिया, हमने वही मैनिफेस्टो कितना कारगर साबित हुआ। ये 2017 में जनता ने फैसला कर मैंने उसमें कहा कि जुमलेबाजी बार बार नहीं चलती है। अब का भी जो हमारे मुद्दे वही वाले हैं जो हमने पहले दिया, उसी को हमने पार्ट 2 करके बढ़ाया है। हमने किसानों को पहले भी फ्री 12 का हमने बिल नहीं लिया, उनकी सिंचाई फ्री दी हमने पहले भी। हमने अब एक और हमने देखा है, ये जो हमने 30 लाख की गाड़ी का जो टोल फ्री किया है, 30 लाख से जितनी भी नीचे गाड़ियां होंगी सबको टोल फ्री। मैम वो किसी एक जात बिरादर के लिए तो नहीं है। देखिए मैम, जो ये मैम सुनिए, ये किसानों को लेकर राजनीति हमेशा से ही हुई है, 70 साल हो चुके हैं। कई सारे तो ऐसे राज्य हैं जहां पर सिर्फ किसानों को लेकर ही राजनीति होती है और उसी आधार पर फिर इलेक्शन जीती है हम लोग तो। लेकिन अगर सभी पार्टियां किसानों के हित में इतना अच्छा कार्य करती हैं तो फिर क्यों हम देखते हैं कि आए दिन किसान आत्महत्या कर लेता है, मुआवजे की राशि उन तक नहीं पहुंच पाती है। कई सारी खबरें ऐसी है। समाजवादी पार्टी, देखिए मैं किसी पार्टी विशेष का यहाँ जिक्र नहीं आपका ठीक कहना है। देखिए, अगर सुनिए, हम क्या करें, हम लोग कहने का मतलब है किसान एक वो कौम है जिसकी कोई पर्सनल कौम नहीं है, वो किसान एक पूरी यूनिटी है। लेकिन मैडम, ये हमारा आपका दुर्भाग्य है कि जो पूरे देश को चलाता है, जो पूरे देश को अन्न देता है, आज वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वो चाहे, देखिए मैं फिर आपकी बात कहूँगा, पार्टी छोड़ दीजिए, हम सब पार्टियों को मिलकर इस बात पे चिंतन करना चाहिए। देखिए, जीवन में किसान एक ऐसा कम्युनिटी है, किसान एक ऐसा वो है कि जो पूरे देश का पेट भर रहा है। और ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारा और आपका सबका दुर्भाग्य है हमारे देश का, कि हम लोग किसान को आज तक ठग रहे हैं। हम लोग मतलब इन द सेंस ये कि जो लोग अपने वादे करके उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसमें पार्टी कोई भी हो, हम इसी बात का वादा कर रहे हैं कि जो हमने वादा किया है उसको हमने निभाया है, और जो वादा अब करेंगे उसको भी हम निभाएंगे, हम उसको बिल्कुल प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, सृष्टि जी कुछ कहना चाह रही है। सृष्टि जी अपनी बात पूरी कीजिएगा और साथ ही एक फाइनल कमेंट। अमनदीप जी, आपसे मैंने सवाल पूछा, भाजपा के प्रवक्ता से जो सवाल पूछा उसका इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया कि नेहरू ने मुझे कुछ करने नहीं दिया, कांग्रेस ने जो किया था उसकी वजह से हम आज ये भुगत रहे थे। तो क्या आपको पढ़ना नहीं आता? अगर आप बॉन्ड्स पे ये चीजें ठीकरा फोड़ रहे हैं तो क्या आपको तब इस बॉन्ड्स का एग्जिस्टेंस की जानकारी नहीं थी? और आपके हिसाब से मैं बता दूं, आपके कार्यकाल में इंटरनेशनल लोन डेप्थ हमारा जो है दैट हैज इंप्रूव्ड बाय 300%। कर्ज आपने ज्यादा लिया है तो आगे आने वाली सरकारों को बैठ के वो चुकाना पड़ेगा। और ये जो बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, दैट्स अ रूटीन प्रोसीजर, हर आने जाने वाली सरकार करती है। तो अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों पे ना फोड़िए, इतिहास पे ना फोड़िए, ओन अप टू योर मिस्टेक्स, आपने जो गलती की। और आपके अभी जब तक मैं सुन रही थी बाकी लोगों को, मैंने आपके समक्ष 2 स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं आपके चैनल पे। एक है हमारा, जब ये जुमलेबाजी की बात करते हैं ना, इन्होंने बोला 6000 का जनता ने एक्सेप्ट किया, 72,000 नहीं एक्सेप्ट किया। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता ने एक्सेप्ट किया और आज उन्हें मिल रहा है। वहां पे न्याय योजना छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रही है, वहां पे एमएसपी छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रही है। तो जिन राज्यों ने हमें एक्सेप्ट किया है तो हमने अपने सारे वादे वहां पूरे किए हैं। तो वो हमारा मॉडल है जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे बाकी हमारी जो स्टेट्स है, चाहे इलेक्शन है, वो जनता डिसाइड करेगी कि उसे डेवलपमेंट चाहिए, जनता को इसका फायदा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जरूर कांग्रेस को इसका फायदा जरूर होगा। ठीक है, रमाकांत जी जल्दी से अपनी बात रखिए। अमनदीप जी, देखिए यहाँ पर कह रही हैं जो कि छत्तीसगढ़ और जगह की बात है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान के किसान को, अरे छोड़िए स्क्रीनशॉट आप क्या दिखा रहे हैं मुझे,
मैं कह रहा हूं राजस्थान के किसान को किस तरह से आपने कैसे कहा था 1 2 3 4 ऐसे आप गिनिए, गिनती गिनिए और मैं देखूं, मतलब सीधा मैं लोन उनका माफ कर दूंगा किसानों का। आपने कितने किसानों का लोन माफ कर दिया मुझे बताइए ना, यहाँ पर एक डाटा लेकर के आइए ना। गलत जानकारी साझा कर रहे हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कहा गया था। नहीं, राजस्थान में भी मुख्यमंत्री मैं कह रहा हूँ राजस्थान की भी बात हुई थी, जो कि राजस्थान के किसानों के लोन को माफ कर दिया गया, माफ कर दिया जाएगा, लेकिन कहां पर किया मुझे डाटा तो बताइए। स्क्रीनशॉट दिखाने से नहीं होगा, तभी तो आपने 10 सालों में अभी तक 90% जो चुनाव हार चुकी है, ये कोई ऐसे नहीं किया। जनता ने आपको नकारा है, जनता ने आपको नकारा है। 55 सालों से जिस तरह से आप लोग सत्ता में आकर के लोगों को भ्रमित करने का काम किया था, उसलिए जनता ने नकारा है आपको। इसीलिए आगे अपने रीति और नीति को बिल्कुल स्पष्ट करिए। इस देश ने तरक्की की है, 7% GDP परसेंटेज थी, क्योंकि जनता ने हमें अपनाया था। आपके अरे तभी तो आपको जनता ने नकारा है। 10 सालों से 90% चुनाव हार चुकी है। 10 सालों में 90% चुनाव हार चुकी है। 10 सालों में 90% चुनाव हार चुकी है। एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए इस चीज को, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। शशि जी, रमाकांत जी, ये फैसला आप लोग नहीं करेंगे। आप लोगों ने अपने मुद्दे जनता के समक्ष रखे और जनता फैसला करेगी कि वो किस पार्टी को चुनती है। पुष्पेंद्र जी, एक फाइनल कमेंट जल्दी से आपका। मैम देखिए, अरे स्वीकार करिए, रमाकांत जी, आपको मैंने मौका दिया, आप स्वीकार करिए। आपने देश को किस तरह से भ्रमित किया है उसको स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। रमाकांत जी, शशि जी, प्लीज, मैंने आप दोनों को बोलने का मौका दिया, अब बाकी मेहमानों को भी बोलने का मौका दीजिए प्लीज। पुष्पेंद्र जी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। शशि जी, मैंने बोलने का मौका दिया, प्लीज। अब मैडम जो वोट पड़ता है, अब वोट वो वाला जमाना नहीं है। अब जो वोटर है बहुत डिजिटल है, सब समझते हैं। अब वो वाला जमाना नहीं है कि घर से आदमी निकलता है कुछ और सोच के और वोट कहीं और डालता है। अब समझदार इतने हो चुके हैं वोटर कि उनको पहले ही माइंडसेट एक दिन पहले होता है कि मुझे कल वोट कहाँ डालना है, चाहे बीच में उन्हें कोई भी मिले। अब वोट पड़ा है ईमानदारी पे, वोट पड़ा है विकास पे, वोट पड़ेगा जो वोट पड़ा है विकास पे पड़ा है, जो वोट पड़ा है वो पड़ा है कि जिन लोगों ने आप लोगों के साथ में जो गुमराह लोगों क्या है उनके विपरीत वोट पड़ा है। अब वोट पड़ा है कि कौन पार्टी काम करेगी कौन नहीं करेगी। अब वोट पड़ा है कि रोजगार कौन देगा। अब वोट पड़ा है कि किसानों के साथ कौन देगा। ठीक है, रवि पराशर जी। देखिए, लोकतंत्र में हमेशा लोक राजा हुआ करता है और तंत्र उसके पीछे चलता है, उसकी बेहतरी के लिए व्यवस्था करता है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये इस टीवी डिबेट्स में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के बजाय हमको 10 मार्च का प्रतीक्षा करनी चाहिए। जनता जनार्दन है, जो नतीजा आए वो सबको स्वीकार करना चाहिए। अब ये तो स्ट्रेटेजी है कि कांग्रेस कहेगी मैं जीत रही हूँ और समाजवादी पार्टी कहेगी मैं जीत रही हूँ, बीजेपी कहेगी कि हमारी सरकार दोबारा बन रही है। ठीक है, तो ये तो बड़ी बड़ी सामान्य सी बात है। लेकिन लोकतंत्र में लोक को बुद्धू समझना, ना समझना बंद कर दीजिए। लोक बहुत सयाना है और वो अपना फैसला अपने हित में खुद करता है। ठीक है, शशि जी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। रमाकांत जी बोल रहे हैं कि मुझे स्वीकार करना चाहिए। हम स्वीकार करते हैं कि 70 सालों तक इस देश ने कांग्रेस को अपनाया, हमने देश को प्रगति के रास्ते पे लेके गए। हमने जो PSUs क्रिएट किए वो आज ये सरकार बेशर्मों की तरह बेच रही है। जनता के साथ छल कपट करके, उनके साथ अन्याय करके देश को 45 इयर्स हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ ये सरकार लेके गई है। देश की GDP को -8% में इनकी सरकार लेके गई है। तो हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि विकास किसी ने किया इस पूरे देश में 70 सालों तक किया है, तो वो हमने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। और भाजपा को ये बात बर्दाश्त हो नहीं पा रही कि हम एक्चुअली सरकार चलाए कैसे, क्योंकि विपक्ष में बैठे रहे इतने सालों तक। लेकिन अब जनता आपको अच्छे से जवाब देगी। 10 मार्च तक का इंतजार कर लीजिए। जो अत्याचार आपने हमारे किसानों पे किया, हमारे युवाओं पे किया, हमारी महिलाओं पे किया, इसका जवाब आपको मिलेगा। जनता किस पार्टी पर भरोसा करती है और वो कौन सी पार्टी को सरकार बनवाती है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है और साथ ही आज हमने देखा कि उत्तराखंड में भी वोटिंग हुई। 3 राज्यों में वोटिंग हुई और इसके परिणाम आएंगे 10 मार्च को। 10 मार्च को स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। पर फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।